नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम जीवांश खाद बनाने की विधि के अंतर्गत हम बैंगलोर विधि का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने गोबर की खाद बनाने की जो विधि पढ़ी थी और उसके अंतर्गत अब आगे की कड़ी के अंदर हम बैंगलोर की विधि इंदौर विधि के बारे में अध्ययन किया था। दूसरा हम जो कर रहे हैं अब आगे इसके बाद में बैंगलोर विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बैंगलोर विधि, इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस विधि को जो है वो बैंगलोर के अंदर इजाद किया गया, वहाँ पर विकसित किया गया, इसलिए इस विधि को बैंगलोर विधि के नाम से भी जानते हैं। और ये विधि जो है, ये विधि अवायवीय विधि कहलाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो खाद बनाने का जो तरीका है उसके अंतर्गत हमें खाद की पलटाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब गड्ढा पूरा भर जाता है तो इसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, मिट्टी और गोबर से लीप करके बंद कर दिया जाता है और इसको वायु की अनुपस्थिति के अंदर जो अवायवीय जीवाणु है वो अवायवीय जीवाणु क्या करते हैं, इसको कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गला करके खाद के अंदर तब्दील कर देते हैं। तो बैंगलोर विधि जो है वो अवायवीय विधि है। इस विधि के जो विकसित कर्ता की अगर अपन बात करें, विकसित कर्ता, तो विकसित कर्ता की हम बात करें तो ये विधि जो है बैंगलोर के अंदर CN आचार्य द्वारा विकसित की गई। और इस विकसित की गई विधि को ये CN आचार्य ने जो जहां पर कार्यरत थे वो जगह का नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत कार्यरत थे और वहीं पर इस विधि को क्या किया गया, इजाद किया गया। तो हम देखते हैं कि बैंगलोर विधि जो है वो एक प्रकार की अवायवीय विधि है और विकसित करता, इसका एक अंदर सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड के अंतर्गत कि बैंगलोर विधि को किसने विकसित किया, उसका नाम लिखिए, ठीक है ना, और किस संस्थान में ये CN आचार्य कार्यरत थे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर। और ये विधि जो है विशेष करके लिए शहरी कचरे का इस्तेमाल करने के लिए, शहरी जो कचरा है उस शहरी कचरे का कचरा इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर मानव विष्टा का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इस के द्वारा जो निर्मित की जाने वाली जो खाद है, जो शहरी आबादी के अनुसार, शहर की आबादी कितनी है उस आबादी के अनुसार क्या किया जाता है, इसमें एक ट्रेंच बनाया जाता है, एक खाई बनाई जाती है, एक नाली बनाई जाती है। और उस ट्रेंच का जो आकार है, ट्रेंच का आकार जो है वो शहरी आबादी के अनुसार रखा जाता है कि शहर की आबादी कितनी है। उस आधार पर हम क्या करते हैं, एक ट्रेंच बनाते हैं और उसके अंदर जो कचरा है, शहरी कचरा है, मानव विष्टा है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसके अंदर जो आवश्यक सामग्री की अगर अपन बात करें तो मानव विष्टा का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसके द्वारा खाद को तैयार किया जाता है शहरी आबादी। और जब हम ट्रेंच को भरते हैं तो ट्रेंच को भरने के लिए हम जो पहली परत बनाते हैं, इसके अंतर्गत पहली परत जो है इसके अंदर कचरे की रखी जाती है, वो 8 से 10 इंच मोटी परत बिछाई जाती है। पहली परत जो है वो 8 से 10 इंच मोटी परत बिछाई जाती है और उसके अंदर जो अवशेष है, कचरा है, अपशिष्ट अवशेष कचरा जो है
वो बिछाया जाता है। उसके बाद में जो दूसरी तह जो लगाई जाती है, दूसरी परत जो है वो इसके अंदर 2 इंच मोटी परत लगाई जाती है और इसके बाद में क्या करते हैं, इसके ऊपर मिट्टी बिछा देते हैं। तो पहली परत के ऊपर जो है वो हम दूसरी परत मानव विष्ठा की बिछा देते हैं और कचरा है और मिट्टी है वो बिछा करके हम क्या कर देते हैं, दूसरी परत को हम कवर कर देते हैं। उसके बाद में हम फिर इसी प्रकार से चलते हैं, तीसरी परत बिछाई जाती है, फिर चौथी परत बिछाई जाती है, पांचवी परत बिछाई जाती है और परत दर परत जो है हम उस ट्रेंच को भरते जाते हैं। और परत दर भरने के बाद में हम क्या करते हैं कि जब ये परतें जो हैं वो गड्ढा जब भरने लग जाता है, ट्रेंच जब भरने लग जाता है, तो ट्रेंच के भरते समय जो है इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, जब तक 1 फीट की ना हो जाए, 1 फीट की ऊंचाई तक हम क्या करते हैं, इसको भरते हैं। कहां से, जमीन की सतह, जमीन की सतह से जो है वो हम क्या करते हैं, 1 फीट की ऊंचाई तक इसको भर देते हैं। पूरा ट्रेंच जब भर जाता है उसका जो जैसे जमीन का लेवल आता है उस लेवल से भी हम ऊपर क्या करते हैं, 1 फीट तक इसकी ऊंचाई तक इसको भर देते हैं। क्योंकि जब सूक्ष्म जीवी अपघटन होता है तो ये जो परतें जो हैं वो सूक्ष्म जीवी अपघटन के कारण क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है और नीचे बैठ करके क्या हो जाता है, इनका धीरे धीरे इनका जो स्पेस है वो फिल होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और हम क्या करते हैं कि जब 1 फीट तक की ऊंचाई में बढ़ते हैं तो इससे क्या, एक तो ऊंचाई पर हमको क्या बनाना चाहिए, ट्रेंच बनाना चाहिए, छायादार स्थान पर हमें ट्रेंच बनाना चाहिए और जमीन की सतह ढालू स्थान पर हमको इस ट्रेंच को बनाते हैं। और जहाँ पर इस ट्रेंच को बनने के बाद में 1 फुट की ऊंचाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2.5 इंच 2.5 इंच जो मोटी परत है, 2.5 इंच मोटी परत क्या करते हैं अपन, मिट्टी की परत बिछा देते हैं। इसमें मिट्टी की परत बिछा देते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको गोबर से लिपाई कर देते हैं, मिट्टी और गोबर से, ठीक है ना। गोबर प्लस मिट्टी को मिला करके हम क्या करते थे, इसकी लिपाई कर देते, इसको बंद कर देते हैं। जब आपका ट्रेंच शहरी आबादी के अनुसार जो भी मानव विष्ठा, जो भी शहरी कचरा जो हमने इस्तेमाल किया है उसको हम जब ट्रेंच में भर के रख देते हैं तो कम से कम आप इसमें 3 से 4 माह का जो समय है, 3 से 4 माह के समय तक क्या हो जाती है, ये जो खाद है जो बेंगलोर विधि से है वो कंपोस्ट के रूप में तैयार होकर के हमको प्राप्त हो जाती है। तो कंपोस्ट बनाने की जो विधियों के अंतर्गत हमने पढ़ा है, तो कंपोस्ट में हम पहली बात करते हैं किसकी, जो है अपने इंदौर विधि की, और दूसरी हम बात करते हैं बेंगलोर विधि की, और तीसरी जो विधि है वो नाडेप विधि है। और यहाँ पर जो खाद निर्मित होती है वो अवायवीय विधि के द्वारा, यानी कि अवायवीय जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, अवायवीय जीवाणु जो है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके क्या कर देते हैं, कंपोस्ट खाद के अंदर बदल देते हैं। तो ये कार्बनिक जो पदार्थ हैं जो विच्छेदित होते हैं, विघटित होते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं, अवायवीय श्वसन के द्वारा होते हैं। और यहाँ पर अवायवीय जो जीवाणु हैं, जब हम ट्रेंच को पूरी तरह से कवर करके बंद कर देते हैं और उसके अंदर हमको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, खाद की पलटाई की आवश्यकता, खाद की पलटने की आवश्यकता, हमको खाद की पलटाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
हमें खाद को पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गड्ढे के अंदर स्वतः ही बिना पलटे ये खाद जो है वो निर्मित हो जाती है। और हम यही चाहते हैं कि भी बेंगलोर विधि के अंतर्गत जो हमें तरीका बताया है, इस तरीके से हम शहरी जो मलबा है, जो शहरी जो कचरा है, जो मानव विष्ठा है, उस सीवेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाद बना करके, और उसका इस्तेमाल करके हम फसलों की पैदावार को और भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इंदौर विधि की तुलना में जो बेंगलोर विधि है वो हमें ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या करती है, खाद उपलब्ध कराती है, और उसकी तुलना में ये खाद जो है वो ज़्यादा क्या होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो इंदौर विधि है, उस इंदौर विधि के अंदर हमने क्या किया था, है ना, कि हमने फसल अवशेष का इस्तेमाल किया था, गोबर का इस्तेमाल किया था, जो आवश्यक सामग्री थी, गन्ने की पुआल है, पत्तियां हैं, जो भी है, उन सबको हमने सड़ा गला करके खाद के अंदर बनाया था। लेकिन वो वायवीय जीवाणु और अवायवीय जीवाणु, उसके अंदर दोनों प्रकार के जीवाणु इस्तेमाल होते हैं। और उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, बार बार हमको क्या करना पड़ता है, उस परतों को जो आपने बनाई उनको पलटना पड़ता है। पलटाई का समय जो है वो पहले सप्ताह, फिर दूसरे सप्ताह, फिर तीसरे सप्ताह, जब गड्ढा आपका भर जाता है तो पहली पलटाई जो है वो हम कब करते हैं, 15 दिन के बाद करते हैं। दूसरी पलटाई जो है ना, पहली पलटाई के फिर 15 दिन बाद करते हैं, और जो अंतिम पलटाई है वो हम 2 महीने के बाद करते हैं। इस प्रकार से 3 महीने के अंदर जो है कंपोस्ट आपका सड़ गल करके तैयार हो जाता है, खाद के लिए इस्तेमाल उसको किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जो बेंगलोर विधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो जो विधि हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत CN आचार्य ने विकसित की, और इसके अंतर्गत हम शहरी वेस्ट को काम में लेते हैं, और इसके द्वारा जो तैयार खाद है उस खाद का हम क्या कर सकते हैं, भरपूरी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र की जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंच का आकार बना सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उस शहर का सारा जितना भी कचरा है, वो शहरी वेस्ट जो है वो उसके अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, ताकि वो खाद के अंदर बदल जाए। और जब खाद के अंदर बदल जाता है तो वो चीज़ों की ना तो दुर्गंध रहती है और ना ही किसी प्रकार से। तो हम यही चाहते हैं कि हम बेंगलोर विधि के अलावा, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो दूसरी विधि है हमारे, तीसरी विधि जो है वो है नाडेप विधि। नाडेप विधि, तो ये नाडेप विधि, जैसा कि इसका नाम से पता चलता है कि भी ये नाडेप विधि जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से रखी हुई है, और ये महाराष्ट्र के जो कृषक हैं, जिनका नाम है महाराष्ट्र के कृषक नाडेप काका। तो नाडेप काका ने क्या किया, इस विधि को इजाद किया, और इस विधि का नाम जो रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया है, उन्हीं के नाम के आधार पर रखा गया है। ये विधि आज के समय में कंपोस्ट खाद बनाने की एक प्रचलित विधि है, और इस विधि के अंतर्गत कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंपोस्ट पिट का निर्माण करते हैं, और इस कंपोस्ट पिट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। और जो कंपोस्ट पिट बनाया जाता है, उस कंपोस्ट पिट को क्या किया जाता है, अंदर से बाहर से उसके फर्श को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, उसके गोबर और मिट्टी से उसकी लिपाई करते थे। ये जमीन के ऊपर बनाया जाता है। तो इसकी बात अपन करें तो यहाँ पर 10 फीट जो कंपोस्ट पिट की बात करें अपन, तो 10 फीट तो क्या होता है, ये लंबा होता है, और लंबाई की अगर बात करें तो 10 फीट, और चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो ये 6 फीट, और ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो ये 9 फीट की ऊंचाई रखी जाती है। 10, 6 और 9 फीट, यानी 10 बाई 6 बाई 9 का ये एक आयतन का एक टैंक होता है, और उस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, जो
कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, ठीक है ना। और इस नाडेप विधि के अंतर्गत जो हम खाद तैयार करते हैं उसके अंदर हम फसल के जो अवशेष हैं, फार्म अपशिष्ट है और गन्ने की पत्तियां हैं, अरहर की जो डंठल हैं, ठीक है ना, कपास के डंठल है, अरहर और कपास के डंठल है, इनका हम प्रयोग करते हैं फसली अवशेष के रूप में। गोबर की मात्रा जो है वो इसके अंतर्गत कम काम में ली जाती है। और ये विधि जो है वो 90 से 120 दिन के अंदर क्या करती है, हमें तैयार करके 90 से 20 दिन के अंदर ये खाद, कंपोस्ट खाद जो है वो इसके अंदर तैयार की जा सकती है। तो कंपोस्ट तैयार होने में 90 से 120 दिन का समय लगता है। यहाँ पर जो टैंक बनाया जाता है, इस टैंक की जो ऊंचाई लंबाई जो है वो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई जो है वो आवश्यकता के अनुसार हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो चिनाई की जाती है, चिनाई के द्वारा, यानी कि ईंट की चिनाई और पत्थर की चुनाई के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टैंक को निर्मित करते हैं। जब टैंक बनाते हैं तो उस टैंक के अंदर क्या करते हैं कि पहली जो ईंट की जो थर है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो दीवार है, दीवार की जो बात करते हैं अपन, दीवार की जो मोटाई है, दीवार की मोटाई जो है वो 9 इंच रखी जाती है, ठीक है ना। सामान्यतः ईंटों की जो दीवार है वो 9 इंच की होती है और उसमें हम ईंट को रख करके क्या कर सकते हैं, 9 इंच की दीवार बना सकते हैं। 9 इंच की दीवारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी चिनाई जो है वो क्या की जाती है, मिट्टी से की जाती है। मिट्टी से इसकी चिनाई की जाती है, जुड़ाई की जा सकती है। और इसको जब ईंटों को हम चुनते जाते हैं तो जो अंतिम जो ऊपर वाली जो परत है, जो ईंटों की जो ऊपर की परत है, उस परत के अंदर क्या किया जाता है, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसको पक्का बनाया जाता है। तो ऊपर से पक्का और बाकी नीचे का सारा हिस्सा जो है वो कच्चा रखा जाता है। और दीवार के अंदर जो है वो जैसे हम पहली परत बनाते हैं, फिर दूसरी परत बनाते हैं, ठीक है ना। दो ईंटों की 2 परतों का निर्मित होने के बाद में, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं तो तीसरी जो परत आती है उसके अंदर क्या करते हैं, 9 इंच का छेद रखा जाता है। यानी कि ईंट को छोड़ करके क्या की जाती है, उसकी चिनाई की जाती है। यहाँ पर देखो ये ईंट को छोड़ करके हमने क्या किया, तो ये जो स्थान खाली रह जाता है उस खाली स्थान को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं 1 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच का जो स्थान है वो उसके अंदर क्या किया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से पहली, दूसरी और ये तीसरी, फिर चौथी, पांचवी और ये छठी, तो छठी परत के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम 7 इंच के क्या कर देते हैं, गैप छोड़ देते हैं। 7 इंच का गैप छोड़ देते हैं और फिर चुनाई कर देते हैं। फिर 7वीं, 8वीं और फिर 9वीं, तो 9वीं जो परत है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, 7-7 इंच के ऐसे गड्ढे छोड़ देते हैं, ताकि वायु का जो संचार है वो इसके अंतर्गत हो सके। वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के जीवाणु जो वो है इसके अंदर क्रियाशील रह सके, सक्रिय रह सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार का हम कंपोस्ट पिट तैयार करते हैं। नाडेप विधि के अंतर्गत कंपोस्ट पिट या कंपोस्ट टैंक जो है वो नाडेप कंपोस्ट टैंक के नाम से अपन इसको लिखेंगे। नाडेप कंपोस्ट टैंक, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, दीवार की मोटाई और ऊपरी परत जो है वो पक्की चुनाई के द्वारा निर्मित की जाती है, पक्की चुनाई की जाती है। इस प्रकार से आपका टैंक जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। और उस टैंक के बन करके तैयार हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि जो टैंक का जो फर्श है, उस टैंक के फर्श की बात अपन करें, ठीक है, तो उस टैंक के फर्श की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 जो भी दीवारें हैं इसकी फर्श के टैंक की, तो फर्श को अपन क्या करते हैं, मिट्टी और गोबर से इसको लीप करके इसको पैक कर देते हैं, नीचे कच्चा रखते हैं, ठीक है ना, और लीप करके। और बाहर से और अंदर से भी हम क्या कर देते हैं, इसकी लिपाई
कर देते हैं, अंदर से बाहर से पूरी तरह से हम क्या कर देते हैं, सिलिफाई कर देते हैं। और इसके बीच बीच में जो गैप छोड़े जाते हैं 7 इंच के जो 7 इंच के जो स्पेस रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, स्थान खाली छोड़ा जाता है 7 इंच का, इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है, ईंट को खाली जगह स्थान छोड़ दिया जाता है। और ये जो 7 इंच का जो छेद है, उस छेद के द्वारा इसमें आसानी से क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, वायु आसानी से आ सकती है। और इस प्रकार से आपको इस कंपोस्ट पिट के अंदर जो भी आवश्यक सामग्री के रूप में हम फसल अवशेष का इस्तेमाल करते हैं, अरहर के डंठल हैं, कपास के डंठल हैं, गन्ने की पत्तियां हैं, ठीक है ना, फसल अवशेष है, फार्म अवशिष्ट है, गोबर की खाद है, गोबर है, गोबर को हम इसके अंदर कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो खाद है वो लगभग आपके 90 से 120 दिन के अंदर तैयार होकर के प्राप्त हो जाती है। गड्ढे के भराई किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।